तो आपको बता दूंगा वो पॉइंट्स जहाँ पे स्टूडेंट मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने बस प्रेजेंट माइंड के साथ बैठना है और फिर देखें बिल्कुल फ्रेश है, आप लोग बात शुरू की है। एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मल्टी मास्टर कहा जाता है। मल्टी मास्टर का मतलब क्या है? मल्टी मास्टर का मतलब ये है कि एक डोमेन उसमें 2 डीसी हैं, ये भी मास्टर है ये भी मास्टर है, ठीक है ना। लेकिन आरओडीसी को तो भुला दें, इस लेक्चर में आपने आरओडीसी को जहन में आने ही नहीं देना, ठीक है। आपके पास 2 डीसी हैं, दोनों राइटेबल हैं। अगर आप एक डीसी पे यूजर अकाउंट बनाए दूसरे पे बन सकता है, दूसरे पे भी बन सकता है, लेकिन दोनों राइटेबल है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या है? मल्टी मास्टर। लेकिन क्या एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर तमाम ऑपरेशन में मल्टी मास्टर है? ये वो इशू है जो हमने डिस्कस करना है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी इन्वायरमेंट में अगर मल्टी मास्टर ऑपरेशंस हो रहे हो तो मल्टी मास्टर ऑपरेशन 100% नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बादशाह सलामत ज़रूर होता है। एक घर का एनवायरनमेंट देख लें, फॉर एग्जांपल आप छोटे हैं, आपका भाई है बड़ा, ठीक है, फादर हैं आपके, आप जनाब सुबह क्रिकेट खेलने जाना है, आप फादर को बता देते हैं कि मैंने सुबह क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है। फादर जो है वो नमाज़ पढ़ने, आप भाई को बता दें कि यार वो को बता देना मैंने सुबह क्रिकेट खेलना है, सुबह सुबह में चला जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही है ना। लेकिन इसी केस स्टडी को हम इस तरह देखते हैं कि आप पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं, यूएसए में आप रह रहे हैं, वहाँ से कॉल करते हैं, भाई फ़ोन उठाते हैं, अब भाई को कहते हैं हाँ वो कहते हैं नमाज़ पढ़ें, अब कहते हैं यार वो उठें तो नमाज से फारग बता देना मैं गोरी से शादी कर रहा हूँ। यानी इट्स नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट मैच। ये ऑपरेशन जिसकी तरफ आप जा रहे हैं ये सिंगल मास्टर है, इसके लिए फादर को आपको बताना पड़ेगा डायरेक्टली। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट हो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें डेलीगेटेड कंट्रोल होता है, मेरे पास राइट्स है किसी और के पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर सदर मुमलिकत, सुप्रीम अथॉरिटी, सदर मुमलिकत मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यही अब एडीएस में भी अंडरस्टैंड करें कि नॉट ऑल डीसीज आर इक्विवेलेंट, ऑल्दो आप जनरली 80% केसेस में, यानी ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, यानी मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं वो हर डीसी पे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट में और ऑल में जो फर्क होता है वो फर्क मौजूद है। नॉट ऑल ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो किसी खास राइटेबल डीसी पे परफॉर्म होते हैं और वही ऑपरेशंस हमने इसमें पढ़ना है, इसलिए इस लेक्चर का नाम क्या है? ऑपरेशंस मास्टर। यूजर अकाउंट क्रिएशन ये ऑपरेशन मास्टर नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। उन ऑपरेशंस के जो मास्टर्स हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। हाँ स्कीमा बड़ा याद आता है। ये समझते हैं दूसरा वाला स्कीमा, सोच के रखना। उसके बाद है डोमेन नेमिंग मास्टर। बस कर दो नहीं, इसके जहन में बात आई है, कह रहा है ये कंफर्म हो जाएगी, यही है तो सही कहा है सर। अच्छा उसके बाद है इंफ्रा स्ट्रक्चर मास्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और मजेदार है, यानी आप एंजॉय करेंगे इसे, बोर नहीं होंगे इसे। जिस तरह मूवी होती है ना, एक्शन मूवी, उस तरह का लेक्चर उसमें भी हीरो ही जीतेगा, आप है ना हीरो। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पीडीसी में रिलेटेड। और फाइनल रेड मास्टर, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में लगा, ये लाइन इसलिए लगाई है कि ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये वन इन ए फॉरेस्ट या वन पर फॉरेस्ट क्या है, और ये जो है ये वन पर डोमेन। समझ में आती है बात? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं? जितने प्रोविंस होते हैं, जितने प्रोविंस उतने चीफ मिनिस्टर्स। कितने पीडीसी में लेटर? कितने?
जितनी डोमेन, हर डोमेन में एक होना है। लेकिन स्कीमा मास्टर जितनी मर्जी डोमेन कर लें, एक फॉरेस्ट में एक स्कीमा मास्टर, ठीक है। एक फॉरेस्ट में एक डोमेन हो, 10 डोमेन हो, 50 डोमेन हो, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेम मास्टर ये एक होगा। सर आपने इसलिए तो नहीं कि फॉरेस्ट के अंदर स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन एक ही? हाँ, इसीलिए तो जब एक है तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी एक ही को होना चाहिए, जो मेक श्योर करे कि सबके पास अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो और जो भी मॉडिफिकेशन होंगे मेरे पास हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम इनका वन बाय वन रोल भी अंडरस्टैंड करते हैं कि स्कीमा मास्टर क्या करता है, डोमेन नेम मास्टर क्या करता है, ये सारी बातें। ये जो लिखे हुए ये हैं वन पर डोमेन, यानी आप अगर कहते हैं, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी a.com, b.com, c.com, तो तीनों डोमेन्स में एक एक पीडी सिम्युलेटर होना था, एक एक रेड मास्टर होना था और एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। और जाहिर बाय डिफॉल्ट एक ही डीसी पे सारा कुछ होता है। आप जब फॉरेस्ट स्टार्ट करते हैं तो जो पहला डीसी बनता है वो तो अकेला ही है, वही स्कीमा मास्टर है, वही डोमेन नेम मास्टर है, वही रेड मास्टर है, वही पीडी सिम्युलेटर है, वही इंफ्रा, पांचों रोल्स उसके पास है। अब आपने उसी डोमेन में एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया जो उसकी हेल्प करे। ये आपने मुझे बताना उस पर कितने रोल्स हैं। जवाब सकता हूँ, बड़ा पुराना सवाल है जी, आप इसका मतलब पुराना लेक्चर नहीं आता। जीशान देखते हैं तुम्हें कितना है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे बाय डिफॉल्ट कितने रोल्स होते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। कोई रोल नहीं। लेकिन मैंने नई डोमेन बनाई है, नहीं बनाई ना, नई डोमेन थोड़ी बनी है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। कितनी गंदी शक्ल बनाई है अवैस ने। सर आपने सारी रिकॉर्डिंग अवैस को आपने ये बात की, तुम्हारे बनाता है ऐसी शक्ल है। अच्छा, जैसे ही मैं कहता हूँ अभी इसने इंजीनियर वाली शक्ल, थोड़ी देर बाद प्लम्बर वाली शक्ल। ये समझ रहा होता है ना, समझता हूँ मैं, जो जब इसे बात समझ में आ रही है तो ये मुस्कुरा रहा होता है। जैसे मुश्किल होती है इस तरह टीचर को डराता है, समझाना है कि मैं देखें, आपके पास एक डोमेन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वन पर फॉरेस्ट, वन पर डोमेन। अब डोमेन, ये तो क्लियर है ना सबको कि डोमेन बगैर डीसी के नहीं होती। तो जो डोमेन है उसका कोई ना कोई डीसी होगा। एक डीसी था, उस पर पांचों रोल हैं। जो आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया है वो जाहिर इसी डोमेन में बनाया है। अगर उसके पास भी कोई रोल हो फिर तो रोल एप्लीकेशन होगी, ठीक है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट कोई रोल नहीं होता, आप रोल शिफ्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप चाहें, आप कहते हैं ओके स्कीमा मास्टर इसी पे रहने दो, लेकिन डोमेन नेम मास्टर हम उस पे ले जाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। बाय डिफॉल्ट पहले डीसी पे सारे रोल होंगे। आपने डोमेन a.com बनाई, उसके पहले डीसी पे 5 रोल। अब आपने उसके अंडरनीथ एक और डोमेन बनाई, चाइल्ड डोमेन, फॉर एग्जांपल b.a.com। अब नई डोमेन तो बनी है ना, तो डोमेन बनती है उस वक्त जब उसका डीसी बनता है। तो अब जो उसका डीसी बना होगा उसको कितने रोल्स होंगे? 3 रोल्स होंगे, क्योंकि नई डोमेन बनी है ना। जब नई डोमेन बनेगी तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये डोमेन पहली डोमेन है। अगर पहली डोमेन है तो 5 रोल्स, और अगर पहली नहीं है तो 3 रोल्स। समझ में आती है बात? ठीक है। पहली से आपने क्या बात? रूट डोमेन जिसकी वजह से फॉरेस्ट बनता है। अब जब पहली नहीं है तो फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, उसकी वजह से फॉरेस्ट नहीं बना होगा, उसकी वजह से या ट्री बना होगा या उसकी वजह से चाइल्ड डोमेन बना होगी। तो चाहे ट्री बना ले, चाहे चाइल्ड डोमेन बनाए, फॉरेस्ट तो नया नहीं बनाना। जैसे फॉरेस्ट नया नहीं बनाया तो ऊपर वाले 2 रोल्स नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि नई डोमेन बनी है इसलिए ये 3 रोल्स। समझ में आती बात? लेट्स से मेरे पास 4 डोमेन है। इसका जवाब देंगे कुर्बान, गौर से सुनो, बार बार नहीं बताएंगे। मेरे पास 4 डोमेन्स हैं और हर डोमेन में 2-2 राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। मेरा आपसे सवाल है टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने हैं? इंशाअल्लाह ईद के बाद जब आप आएंगे तो आपको ऐसा एक टेस्ट दूंगा ना कि तबीयत खुश हो इंशाअल्लाह। इस दफ़ा मैं आप लोगों को मायूस नहीं होना जी। आप सोचें मेरे पास डोमेन कितनी बन गई अब सवाल करने। 4 डोमेन्स हैं एक फॉरेस्ट में, एक फॉरेस्ट है उसमें 4 डोमेन बना लें, a.com, b.com, c.com, d.com। हर डोमेन में 2-2 राइटेबल डीसीज हैं। टोटल डीसीज कितने हो गए? 8। मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ रोल्स, बोलना नहीं है किसी। जिसको सवाल समझ में आएगा उसके जहन में जो जवाब है वो सही, जिसको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा वो कम केयर हो गया है क्या
हो गया। अवैस 4 डोमेन्स, रोल्स कितने होंगे? सर 4 डोमेन है हर एक में। अभी हर एक में 2-2 डीसी हैं, ये तो कंफ्यूज करने के लिए बोला है। 2 की जगह 20 भी कर लें तब भी आंसर हो जाएगा। जी अवैस नासिर 14, ठीक है। कैसे उसने ठग, उसको फार्मूला पता है। 4 डोमेन 4 × 12 जमा 2, टोटल नंबर ऑफ डोमेन मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, क्योंकि हर डोमेन में 3-3 रोल्स होते हैं, तो डोमेन वाइड रोल्स 3 हो गए और 2 फॉरेस्ट वाले हैं, वो प्लस कर दें, ठीक है। अब नंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स बढ़ने से रोल्स थोड़ी बढ़ेंगे, रोल्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ डोमेन्स बढ़ने से। अगर आप डोमेन्स एक से ज्यादा करते जाएं तो रोल्स ऐड होते जाएंगे, जब भी नई डोमेन बनेगी तो 3 रोल नए आएंगे। बात क्लियर होती है? अब ऐसा क्लियर है? ये देखो अब तुमने इंजीनियर वाली शक्ल, ये देखो अब तुम जो है वो हीरो की तरह, अभी थोड़ी देर में तुम विलन बन। अब जनाब इनका 1 बाय 1 हमने रोल देखना है, और आपके पास एक बड़ी जबरदस्त कमांड है जिससे आप किसी भी डीसी पे बैठे हैं, आप वहाँ पे कमांड दें नेट डोम क्यूरी फिज्मो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रोल होल्डर कौन है। और 5 दफा लिखा ही देखें। स्कीमा मास्टर भी win.ct.com है, डोमेन नेम मास्टर भी win.ct.com है, बाकी भी इसी के पास है। इसका मतलब है ये कौन है? विन, ये रूट डोमेन का पहला डीसी, ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट स्ट्रक्चर चेंज किया, अब जाहिर है अगर आप किसी पे मैनुअली मूव करवा देंगे तो बताएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सो मैंने सारे मूव किए जा सकते हैं या फिर सारे मूव किए जा सकते हैं, हाँ। बस टारगेट डीसी जो है वो आरओडीसी ना, आरओडीसी पे तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस है वो राइटेबल नहीं है, तो ये तो फिर ऑपरेशंस मास्टर है। यानी स्कीमा क्या में मूव कर सकते हैं। क्या चीज? स्कीमा मास्टर को भी हम किसी और हाँ जिस मर्जी राइटेबल हो बस। देखिए मुझे आप एक बात बताएं, लाइक स्कीमा मास्टर, अभी आपके सवाल पे आता है, उन्होंने कहा किसी पे भी मूव कर सकते हैं, इस सवाल पे हम दोबारा गौर करते हैं। स्कीमा मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्कीमा मॉडिफिकेशन, ठीक है। स्कीमा को मॉडिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है? स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर के अलावा किसी और डीसी पे, अगर आप लेट से एक डीसी पे गए हैं आप जो राइटेबल है लेकिन स्कीमा मास्टर नहीं है, और आप उस पर वो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा खोल लेते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे ना एक मैसेज आएगा कि ये जो डीसी है ये राइटेबल नहीं है, तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वो खुद ही मैसेज दे देगा कि सिंस दिस इज अ नॉन ऑपरेशन मास्टर सो यू कैन नॉट मॉडिफाई एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। अब मुझे अब इनके क्वेश्चन पे आ रहा है कि स्कीमा मॉडिफिकेशंस, क्या आपका सवाल था? स्कीमा मास्टर को हम कहीं भी भेज सकते हैं। यही आप मुझे एक चीज़ बताएं, हमने ये पढ़ा था कि स्कीमा पूरे फॉरेस्ट में सेम होता है, ठीक है ना। आज हमने पढ़ा कि स्कीमा के राइट करने के ऑपरेशंस किसके पास होते हैं? स्कीमा मास्टर के पास। मेरा सवाल है स्कीमा किसके पास होता है? क्या स्कीमा सिर्फ पहले डीसी के पास होता है या सबके पास? अगर सबके पास नहीं होता तो हमने जो पहले पढ़ा था कि रेप्लिकेट होता है, वो अगर सबके पास नहीं होता तो रेप्लिकेट क्यों होता है? क्या ख्याल है? हमने पढ़ा नहीं कि एक फॉरेस्ट में जितने भी डीसीज होते हैं वो सेम स्कीमा को शेयर करते हैं, लेकिन राइटेबल नहीं होता होगा। यही चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये तो फिर अंडरस्टूड हो गया कि स्कीमा सबके पास होता है, और अगर सबके पास नहीं होता तो फिर सिंक कैसे? और अगर सबके पास नहीं होता तो फिर अगर स्कीमा मास्टर क्रैश हो जाए तो आप स्कीमा कहाँ से लाएंगे? सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू फिर तो गया स्कीमा, ठीक है ना। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि स्कीमा सबके पास है। राइटेबल की स्कीमा किसके पास है? स्कीमा मास्टर। तो अगर आप किसी दूसरे को वो रोल देते हैं तो उसको आपने कोई डेटाबेस नहीं दिया, उसको सिर्फ कहा है कि ये कोई चाबियां आप तो मॉडिफाई कर सकते हो, यानी रोल होल्डर बनने से उसके पास एक एबिलिटी आई जो एबिलिटी पहले नहीं थी उसके पास, डेटाबेस उसके पास पहले भी था, ठीक है। सेम लाइक सेकेंडरी डोमेन, सेकेंडरी जोन जो हमने पढ़ा था, उसमें पूरा जोन होता है लेकिन राइटेबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर होगी। स्कीमा मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कीमा मॉडिफिकेशन। सेकंड नंबर पे डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डोमेन के एडिशन और रिमूवल। आप नई डोमेन बनाते हैं या एग्जिस्टिंग डोमेन को डीकमीशन करते हैं तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? डोमेन नेमिंग मास्टर के पास। वो देखता है कि फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वो सबको बताता है, ठीक है। अब आप देखो ये जो 2 ऑपरेशन आपने पढ़े भाई, इतनी बात थी डोमेन नेमिंग मास्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल और एडिशन ऑफ डोमेन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन इन द फॉरेस्ट, ये किसका रोल है? डोमेन नेमिंग मास्टर। स्कीमा मास्टर का रोल क्या था? स्कीमा को मॉडिफाई करना। क्या स्कीमा रेगुलर बेसिस पे मॉडिफाई होता है? स्कीमा तो मॉडिफाई उस वक्त होता है जब एडीएस में कोई बहुत बड़ा चेंज लाना है,
लाइक आप एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहे हैं तब स्कीमा मॉडिफायर, ठीक है। डोमेन का एडिशन रिमूवल ये रोज होता है। सोचें, रोज कुर्बान जाके आप होता है सुबह जाते ही सबसे पहले एक नई डोमेन बना दो, इस तरह तो नहीं होता। यानी ये भी रेगुलर होने वाले काम नहीं है। रेगुलर होने वाले काम कौन से हैं? यूजर अकाउंट क्रिएट करना, और ये वो काम है जो सब डीसी पे हो सकते हैं। तो ये बात हाँ जी, ये हमने पढ़ा किसका रोल। अब फॉरेस्ट, इसका मतलब फॉरेस्ट वाइड जो रोल्स हैं, जो ये फॉरेस्ट वाइड रोल्स दो ही थे ना, एक डोमेन नेम मास्टर और एक स्कीमा मास्टर। वो जो काम कर रहे हैं वो काम वंस इन अ ब्लू मून के कभी जरूरत पड़ेगी उसकी, रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए। लेकिन जो डोमेन वाले काम है वो ज़रा ज़्यादा होता है, ठीक है, रिलेटिवली उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल बहुत थोड़ा सा है, लेकिन पीडी सिमुलेटर और रेड मास्टर ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का ताल्लुक है जो हमने यूनिवर्सल ग्रुप आज पढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है वो अपने पास स्टोर करता है यूजर टू ग्रुप रेफरेंसेस। आप लिखना चाहें तो आप लिखें, इट स्टोर यूजर टू ग्रुप रेफरेंसेस। यूजर की जो ग्रुप मेंबरशिप्स होती हैं जैसे यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप, वो किसके पास होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के पास। And group can be any group, यानी कि could be रिपीट कीजिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर टू ग्रुप रेफरेंसेस। यूजर के जो रेफरेंस्ड ग्रुप्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम है इसका। लेकिन जो पीडी सिमुलेटर है और रेड मास्टर है, इनका काम काफ़ी ज़्यादा है। पहले आ जाते हैं पीडी सिमुलेटर। पीडी सिमुलेटर का एक काम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया। क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना पीडी सिमुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो तमाम डीसीज का टाइम सेम रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और जब सेम रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको पता है, ठीक है। जैसे यूजर्स के अंदर लॉग ऑन आवर्स अप्लाई होते हैं, देखे हुए ना लॉग ऑन आवर्स की ऑप्शन। तो एक तो क्लॉक को सिंक्रोनाइज करता है, और ये डोमेन वाइड होता है काम। यानी एक डोमेन का जो पीडी सिमुलेटर है वो अपनी डोमेन की क्लॉक का रिस्पॉन्सिबल है। फॉरेन डोमेन में क्या हो रहा है वो उसका अपना पीडी सिमुलेटर है, ठीक है। ये एक काम है इसका, और आगे और बातें बताता हूँ। जब आप ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई करते हैं ना, बल्कि ये तो आपको यहाँ दिखाया भी जा सकता है। मैं ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई करने के लिए ओपन करता हूँ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अब आपने एक चीज़ देखनी है, ये जनाब, अब जाहिर आप एडीएस में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी डीसी को यूज़ करके वो डाटा रेंडर करके आपको दिखा रहे हैं। तो उसने ये डीसी यूज़ किया है। हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, व्यू, ये क्या लिखा है? डीसी ऑप्शंस। हम देखते हैं डीसी ऑप्शंस में बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है। The one with the operation master token for the PDC emulator, यानी इसने वो डीसी यूज़ किया जो क्या था? PDC emulator था। तो क्या हम कह सकते हैं कि PDC emulator is responsible for group policy modifications? लिख लेंगे। Responsible for group policy modifications। दो बातें होंगी। एक और बात है, आप जब पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो चेंज पासवर्ड जो है उसकी इंफॉर्मेशन सब डीसीज पे जानी चाहिए, ताकि सब डीसीज को नया वाला पासवर्ड पता लगे, ठीक है। तो अगर ये काम जो है इसकी गवर्नेंस किसी एक डीसी से होगी तो ये टाइमली फैशन में सबको पता लग जाएगा। सबको पता होगा कि अगर पासवर्ड मिसमैच हो रहा है तो फिर हमने किसके पास जाकर पूछना कि पासवर्ड चेंज हुआ है, ठीक है। तो पीडी सिमुलेटर एक और काम जो करता है वो लेटेंसी कम करता है, ठीक है। इट मिनिमाइजेस पासवर्ड चेंज लेटेंसी। पासवर्ड जब आप चेंज करते हैं तो उसको टाइमली फैशन में तमाम डीसीज को इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। यानी किसी डीसी पे आपने पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट की, वो उस रिक्वेस्ट को कहाँ जाके स्टोर करवाएगा? पीडी सिमुलेटर पे। अब उसकी जिम्मेदारी सबको बता रहे हैं। तो जब लॉगिन करते तब क्या पीडी सिमुलेटर यूज होता है? नहीं, लॉग ऑन करते हुए पीडी सिमुलेटर जरूर। लॉग ऑन करते हुए कोई ऑपरेशन मास्टर जरूरत नहीं होता। अगर हो फिर तो इनमें से कोई भी डाउन हो जाए आपको फौरन उस
उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन मास्टर डाउन हुआ है और नॉन ऑपरेशन मास्टर अवेलेबल है तो यूज़र लॉग ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिन ऑपरेशंस को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली नहीं चाहे, क्लॉक है वो फ़ौरन थोड़ी आउट ऑफ सिंक होगी, आपके पास मिनट्स और इवन आवर्स हो सकते हैं। स्कीमा मास्टर डाउन हुआ है, एक दिन में 2 दिन में कर लें ट्रबल शूट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो काम हो रहा है उसमें स्कीमा कहीं नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आती है। स्कीमा को ना मॉडिफाई करें जब तक उसे आप मॉडिफाई आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्कीमा मॉडिफिकेशन अगर प्लान थी तो थोड़ा सा रुक जाए, उससे पहले ट्रबल शूट करें। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब आ रहा है रेड मास्टर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ने से पहले एक सवाल जो मैं हमेशा क्लास से करता हूँ, और वो सवाल है यूजर को रीनेम करने से परमिशंस चेंज होती हैं या नहीं? यस और नो में आंसर चाहिए। श्योर? इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई यूनिक है सर, परमिशन जो सी यूनिक के नाम अगर आपने सही आंसर दिया सर ने, यूजर को रीनेम करने से परमिशन चेंज नहीं होती, और इसका मतलब ये होगा कि परमिशन यूजर नेम पे नहीं है। अगर परमिशन यूजर नेम पे थी तो उन्हें चेंज हो जाना चाहिए। यानी एक यूजर था अहमद, उसको रीनेम करके आपने अमजद कर दिया, और अमजद वो पुरानी वाली सारी चीजें एक्सेस कर रहा है। अगर परमिशंस अहमद की बेस पे थी तो फिर तो उन्हें चेंज होना चाहिए। इसका मतलब है परमिशंस किसी ऐसी चीज पे थी, यूजर रीनेम हो गया लेकिन वो चीज ऐसे है, और उस चीज को हम कहते हैं सिड। और ऑब्जेक्ट की जो सिड होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, डोमेन आईडी प्लस रिलेटिव आईडी, रेट। और रेट कौन देता है? ये हमारे पास डोमेन थी, मैं कहता हूं इसमें 4 डीसी लगे हुए थे, डीसी, DC2, DC3, DC1। ठीक है जी, 1 3 2 4। ये कौन था? एक डोमेन में एक ही होता है ना रेड मास्टर, तो ये रेड मास्टर। ये क्या करेगा? तमाम डीसीज को देगा ब्लॉक्स ऑफ रेड। ठीक है, आप लिखें इट एलोकेट ब्लॉक्स ऑफ रेड टू ऑल डोमेन कंट्रोलर्स ऑफ द सेम डोमेन। इस डोमेन के जितने भी डीसीज हैं उनको ब्लॉक्स ऑफ रेड 500 रिलेटिव आईडीज देता है, 500, यानी 500 आईडीज का मतलब है 500 यूजर अकाउंट्स बन सकते हैं। और जब ये कम होके 200 रह जाती है, ठीक है, समझाने के लिए नहीं कह रहा, ऐसे ही होता है। 200 जब रह जाती है तो ये दोबारा कहता है कि यार वो मर गया, मैं पिट गया, बर्बाद हो गया, 200 रह गई, तो दोबारा से 500 कर देता है। ठीक है, अब जाके रजिस्ट्री में सर्च ना करना मर गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, ये कहता है कि ये खत्म हो रही है तो दोबारा से 500 पूरी कर देता है। अब पूरे डोमेन में देखें, आप ये सोचें कि अगर रेड ना हो, थोड़ी देर के लिए ज़ूम कर ले, कोई रेड सेट नहीं होता, ओके जी नहीं होता। अब सारे डीसी खुद जनरेट करेंगे आईडी तो चाहिए, आईडी तो अब भी चाहिए। अब चारों अपनी मर्जी से जनरेट करेंगे, डुप्लीकेशन का चांस है, डुप्लीकेशन का चांस है। अगेन डुप्लीकेशन 1 मिनट बाद हो या 1 साल बाद हो, डुप्लीकेशन होगी जरूर। कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई से 2 डीसी सेम जो है वो रेड जनरेट कर लें। इसलिए एक पे जब जिम्मेदारी, तो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि जो मैंने DC3 को दी है वो 2 को नहीं देनी, जो 2 को दी है 4 को नहीं देनी, जो तीनों को दी है वो यूज़ नहीं करना। इस पर भी तो बनने का काम है, ठीक है। लेकिन एक और डोमेन का जो रिलेटिव आईडी मास्टर है, ये अपने डोमेन में दे रहा है, इन दोनों की तो आईडी डुप्लीकेट हो सकती है, हो सकती है। फिर क्या होगा? कैसा द्वारा प्रॉब्लम उस वक्त आता जब सिड इज इक्वल टू रेड होता है। अगर डुप्लीकेट हो भी जाती है नो प्रॉब्लम, सिड में डोमेन आईडी जमा हो रही है, दोनों डोमेन सेपरेट हैं, दोनों की डोमेन आईडी सेपरेट होगी, तो जब साथ जमा होगी तो फुली क्वालिफाइड जो ऑब्जेक्ट सिड बनेगी वो यूनिक होगी। बात समझ में आती है? ठीक है, तो रेड मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट ब्लॉक्स ऑफ रेड टू अदर डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, और ये अगर आप सोचें ये क्रैश हो जाता है, तो आपने ऑपरेशन पढ़ लिया, सोचें रेड मास्टर क्रैश हो जाता है, मैंने आपको बताया दूसरे डीसी के पास जब 200 रह जाती हैं तो वो कांटेक्ट करने आता है। तो अब जब तक रेड नहीं मिलेगा तब तक भी आप उस पर 200 यूजर अकाउंट बना सकते हैं। तो इतना आपके पास इतना टाइम बाय हो जाता है जिसमें आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। बात समझ में आती है?
कल मैं इस पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक बना के रखूँगा। हमने दो चीज़ें करनी, फौरन बस्ते पहन रहे हैं हमने ट्रांसफ़र ऑफ रोल करना है। जैसे ही आप आएंगे ट्रांसफ़र ऑफ रोल हम ट्रांसफ़र करके देखेंगे, और सीज ऑफ रोल कि अगर एक डीसी जो है वो रोल होल्डर था और वो क्रैश हो गया तो क्या किया जाए, क्योंकि रोल तो वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारा काम हो जाएगा 15 से 20 मिनट में, टेस्टिंग वगैरह सारा, उसके बाद अगला आर्टिकल, ठीक है। अगला आर्टिकल जनाब ग्रुप पॉलिसी शुरू कर लेंगे या फिर रेप्लिकेशन शुरू कर लेंगे, जो आप कहेंगे जी वो शुरू कर लें। आपको चॉइस दे देंगे 4 आर्टिकल्स के, उनमें से चूज़ कर लीजिए जो आप कहेंगे। खुश हैं? अभी भी खुश नहीं है।